नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। क्या? न्यूज़पेपर ये एक ब्रिल एक्सप्रेस है और इसको पढ़ने ये स्पेशली डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए। अगर अगर कोई पर्सन है और उसको इंग्लिश नहीं आती और वो चाहता है कि मैं इंग्लिश सीख जाऊँ, तो सबसे पहले लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि द हिंदू पढ़ो। क्या पढ़ो? द हिंदू पढ़ो, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। जी बिल्कुल गलत है। हिंदू द हिंदू न्यूज़पेपर का लैंग्वेज इतना टफ होता है, वर्ड्स इतने टफ होते हैं कि वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, कतई नहीं है। अगर हम बात करें द टाइम्स ऑफ इंडिया की, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी उनके लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए तो कतई नहीं है। दोनों ही न्यूज़पेपर इरिलेवेंट है। लोगों को लगता है कि द हिंदू पढ़ने से इंग्लिश आ जाएगी, नहीं। वो जिनकी इंग्लिश पहले से ठीक ठाक है, उनको सेंटेंसेस आते हैं, उनको टेंस आता है, ग्रामर का नॉलेज है या वोकेबलरी उनकी स्ट्रांग है, उनके लिए द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर हम बात करें बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स के लिए आई वुड सजेस्ट वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स इज ब्रेल एक्सप्रेस। वो क्या है? ब्रेल एक्सप्रेस। इसका विशेषता क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? क्यों बिगिनर्स को इसी से पढ़ना चाहिए, इसी से इंग्लिश सीखना चाहिए? क्योंकि अगर एक सेंटेंस इंग्लिश में दिया है तो उसका हिंदी भी यहाँ पे दे रखा होगा, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके हिंदी को भी एक्सप्लेन कर रखा है, और ब्रैकेटेड पार्ट में और कलर्ड पार्ट में। तो यही न्यूज़पेपर सारे ही बिगिनर्स को यूज़ करना चाहिए। ओके। और इसमें कुछ ग्रामर ग्रामर की कुछ चीज़ें भी दे रखी होती हैं। ओके। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है कठिन शब्दों के अर्थ। रैपिडली, रैपिडली का अर्थ होता है तेज़ी से। इम्यूनिटी मतलब होता है रोग क्षमता, बीमारी से लड़ने का पोटेंशियल को बोलते हैं इम्यूनिटी। कंसर्न चिंता होता है, कई बार वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। डिजाइनेटेड मतलब नामित करना। ओके। एंड सेवेरिटी मतलब होता है गंभीरता, और राइज का अर्थ होता है बढ़ना, और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर उसी तरीके से हमने इतने वर्ड्स को जाना, ओके। उसी तरीके से हम यहाँ पे मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, जैसे ये स्प्रेड। स्प्रेड का अर्थ होता है फैलाना, किसी चीज़ को क्या करना? डिफ्यूज़ करना, फैलाना। ओके। स्कैटर करना, बिखेरना। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। समन मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना। डिपोज मतलब होता है पेश करना। ओके। अगर हम आगे देखें तो इसी तरीके से कुछ वर्ड्स दिए होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? किसी भी एक चीज़ को उठाना है जिसमें क्या हो, आप इंटरेस्टेड हो। जैसे यहाँ पे दिया है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज। ओके। जनरल नॉलेज भी दे रखा है, इसका आंसर्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे द प्रेपोजिशंस है। ओके। हमें फिल कर सकते हैं ये कुछ वर्ड्स हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं। इन सारे वर्ड्स की फिगर भी इसका दे रखा है। ओके। यहाँ कुछ इंग्लिश सेंटेंस दिया है, फिर उसकी हिंदी भी दिया है। गोवा पुलिस लॉन्च पिंक फोर्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर से हम टेंस सीखेंगे। लेट्स लर्न टेंसेस। ओके। आओ हम टेंस सीखे। 78 है ये पार्ट। सबसे पहले 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। सबसे पहला दिया है ही किल्स स्नेक, वह सांप मारता है। वह इसका रोज का ये एक्शन है, उसका हैबिचुअल एक्शन है कि वह सांप मारता है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बोल रहा है। एक चीज़ बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपके पास क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ए सब्लिकियस हो सकता है, या वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होगा। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होगा। कब हम वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें और कब हम वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करें? तो हम सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। यानी वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। ओके। आई होप कि आपको थ्योरी पता लग गया होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमेशा ही हैबिचुअल एक्शन के लिए करेंगे।
रूटिंग एक्शन के लिए करेंगे, रेगुलर एक्शन के लिए करेंगे, या हम बोले तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ क्लज में करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या कोई पास्ट टेंस के घटनाओं को सुस्पष्ट तथा जोरदार बनाने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा वो पास्ट का ही होगा। ओके। इसके अलावा हेयर और देयर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ओके। न्यूज़पेपर के वितरण में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और कहाँ करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम जो जितने भी गेम्स होते हैं, गेम्स के कमेंटेटरी में किया जाता है लिविंग बनाने के उद्देश्य से। ओके, आई होप कि इसके पीछे सारी थियरी आपको मैंने बता दिया, 10 रूल्स बता दिया इसके पीछे। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही किल्स ए स्नेक, वह एक सांप मारता है। यू प्ले हॉकी, आप हॉकी खेलते हैं। ओके। उसके बाद लिखा है दे डोंट रिस्पेक्ट ऑल, वो सभी को रिस्पेक्ट नहीं करते। ओके। उसके अलावा लिखा है दे रिवाइज द लेसन, वो लेसन को रिवाइज करते हैं। सी डजंट टेल ए स्टोरी, वो कहानी नहीं सुनाती। यू डोंट बाई ए न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर नहीं खरीदते। वेयर डू यू वॉश इट, आप इसे कहाँ धोते हो। वेयर 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 डू यू ईट फूड, क्या भोजन करते हो। डू यू हु एड्रेसेस द मीटिंग, मीटिंग को कौन एड्रेस करता है, कौन संबोधित करता है। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। वाई डू यू रिबक हिम, आप उसे क्यों फटकारते हो, क्यों डांटते हो। तो ये जितने हमने हमारे सामने कितना वर्ड्स दिया गया है, 10 वर्ड्स दिया गया। अब पता है क्या, इन सारे ही सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आपको दे रखा है। ओके, तो मैं आपको पैसिव वॉइस सिखा दूं। पैसिव वॉइस को करते कैसे हैं, मान लीजिए कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये एक्टिव वॉइस का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या लाएंगे यहाँ सबसे पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद ये जो अदर वर्ड दिया ही नहीं है, प्लस क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, और टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। और इस वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में, और बाई लगा के इस सब्जेक्ट को कहाँ पे लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं। तो ये पैसिव वॉइस का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, तो ये और ये इसने क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ लाएंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी होता है इज, एम, आर। ओके, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, एम का आई के साथ करेंगे, और आर का प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। सब्जेक्ट तो एक ही स्नेक की बात किया गया है, तो सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ कर लेंगे। अब ये थर्ड फॉर्म है, किल्स, किल है, तो हम इसको किल में चेंज करेंगे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में, और बाई लगा के इस सब्जेक्ट को हम कहाँ लाएंगे, बाई हिम लिखेंगे। किसी भी प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। वैसे यू प्ले हॉकी, हॉकी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। ओके, हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। इस प्ले को वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और बाई लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से पैसिव वॉइस को हम बनाते हैं। तो आई होप कि आप आगे पैसिव वॉइस को आसानी से बना पाएंगे। ओके, यहाँ पे द प्रपोजिशंस दिया है, क्या दिया है, प्रपोजिशन। The exercise given below contains sentences where words, noun, verb, and adjective need appropriate preposition. Pick out the best option given against every sentence. मतलब कि सारे sentences में वर्ड्स हैं, नाउन, वर्ब
एंड एडजेक्टिव, ओके, और उनके अकॉर्डिंग हमें प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, ओके। सी वॉज फॉरेन, और फॉरेन के साथ हम हमेशा ही प्रेपोजिशन किसका यूज़ करते हैं, फॉरेन टू। तो फॉरेन टू इज द करेक्ट प्रेपोजिशन। सेकेंड, दिस इज द प्रूफ डैश हिज मिस्टेक, प्रूफ ऑफ, क्या, प्रूफ ऑफ हिज मिस्टेक, उसके मिस्टेक का ये प्रूफ है। ही ऑलवेज डिसिस्ट डैश मेकिंग सच मिस्टेक्स, डिसिस्ट अपने साथ प्रेपोजिशन किसको फॉलो करता है, फ्रॉम को, डिसिस्ट फ्रॉम मेकिंग सच मिस्टेक्स, ओके। आई डोंट नो वाई सी इज हॉस्टाइल डैश अस, हॉस्टाइल के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, हॉस्टाइल टू, ओके। आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 5वां नंबर पे। आफ्टर हिज अलायंस डैश द अदर पार्टी, अलायंस, अलायंस अपने साथ हमेशा प्रेपोजिशन विद को फॉलो करता है, अलायंस विद, ओके। आई विल रिमेन इंडेटेड डैश हर, इंडेटेड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, इंडेटेड टू समवन फॉर समथिंग होता है, ओके। ऑब्लिगेट टू समवन फॉर समथिंग होगा। उसी तरीके से ग्रेटफुल टू समवन फॉर समथिंग, हम किसी के लिए आभारी होते हैं ना, तो वहाँ पे आता है। अगर मैं आपको 3 वर्ड बताऊँ तो पहला है इन इंडेटेड, दूसरा है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, इंडेटेड, ग्रेटिट्यूड भी आता है, ये ग्रेटिट्यूड, ओके। ये 3 वर्ड्स हैं हमारे सामने। प्रेपोजिशन टू लेगा किसी व्यक्ति के लिए, किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए, और प्रेपोजिशन फॉर लेगा समथिंग के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ओके। तो आप 6 का 2 है आंसर। गुल गुरविंदर ऑब्जेक्टेड डैश माई प्रपोजल, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन टू को फॉलो किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट टू, ओके। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 8, द रीजन फॉर हिज इंडिफरेंस डैश देम इज अननोन, इंडिफरेंस हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन किसको फॉलो करेगा, टू को, इंडिफरेंस टू, इंडिफरेंट टू। वी वर क्रेडिटेड डैश द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, क्रेडिटेड के साथ प्रेपोजिशन हम फॉर का यूज करेंगे, ओके। द होल विलेज वॉज इन्वॉल्व्ड डैश स्मोक, इन्वॉल्व्ड हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन किसको लेगा, इनको लेगा, इन्वॉल्व्ड इन होता है, इन्वॉल्व्ड इन, इनगल्फ्ड इन, इंटरेस्टेड इन, ओके, इंटरेस्टेड इन, इनगल्फ्ड इन, उसके साथ आएगा आपके पास इन्वॉल्व्ड इन, इंगेज्ड इन। मैं जितने भी वर्ड्स बता रहा हूँ ना, ये सारे ही एडजेक्टिव्स अपने बाद प्रेपोजिशन इनको फॉलो करते हैं, ओके। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट, यहाँ पे मैच वर्ड्स है, क्या है, मैच वर्ड्स है आपके सामने। फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग पेयर्स oblique groups of sentences by selecting the right words as given in the bracket. There are matching numbers of words for gaps. पहला है the meeting was dash read for another day. देखो 2 वर्ड आपके सामने दिया गया है और 2 सेंटेंसेस दिया गया है। एक तो है डेफर और दूसरा है क्या, डिफर। डेफर, इस पहले वाले का अर्थ होता है किसी चीज़ को स्थगित करना, और डिफर का अर्थ होता है अलग अलग होना, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग होना। तो द मीटिंग वॉज डेफर्ड, क्या कर दिया गया, मीटिंग को डेफर कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया किसी दूसरे दिन के लिए, यानी कि डेफर। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में फर्स्ट आएगा, सेकंड वाले में सेकंड। हिज स्टैंड डिफर्स फ्रॉम योर्स, जो उसका स्टैंड है ना आपसे अलग है, ओके। सो आई होप कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। सी कुड नॉट डैश टू फेवर, सी कुड नॉट गो डैश टू फेवर, और डैश ड्रॉप्स वर स्पार्कलिंग इन द सन। देखो, इस ड्यू टू का अर्थ होता है कारण बताने के लिए आता है, ड्यू टू यानी कि ओनिंग टू, कारण बताने के लिए आता है, कारण बताने के लिए आता है, ओके।
और ये जो लिख रहे हैं ना ड्यू, ड्यू मतलब कि ओस को बोलते हैं, जो मिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं, यानी कि बुखार होने की वजह से, बुखार के कारण वह नहीं गई, यानी कि ड्यू टू, पहले में ये क्या आएगा ड्यू, पहले में यहाँ पे क्या आएगा ड्यू के कारण। लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा ड्यू, ड्यू ड्रॉप्स वर स्पार्कलिंग इन द सन। ओके, whenever he travels by air he has taken only one dash of the medicine। देखो, दो वर्ड आपके सामने हैं, मैं कई बार अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बता चुका हूँ कि डोज, ये पहला है डोज और दूसरा क्या है डोज। ये डोज हमेशा स्लीप के लिए आता है, किसके लिए आता है, स्लीप, नींद के लिए आता है। और ये डोज जो हम मेडिसिन का खुराक लेते हैं या खाना लेते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं डोज। तो दोनों की स्पेलिंग अलग है, एक में जेड है और एक में एस है। तो इसका अर्थ क्या होगा, खाने को बोलेंगे पोर्शन, जो हमारे दवाई का खुराक होता है ना, पोषण, पोषण बोलते हैं उसको, तो खुराक। और ये DOZE डोज का अर्थ होता है स्लीप। तो आप स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा गया है पहले में, वेन एवर ही ट्रेवल्स बाई एयर, जब कभी भी वो एरोप्लेन से यात्रा करता है तो वो क्या करने लगता है, वो सोने लगता है, यानी कि ही डोजेज। यहाँ पे हमें क्या क्या फिल करना है, डोज। ही हैज़ टेकन ओनली वन डोज, केवल एक ही डोज लिया है उसने, DOSE डोज मतलब खुराक ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन का। आई होप कि आपको ये दोनों ही वर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे और कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, द सहारा इज द लार्जेस्ट डैश, फॉर डैश वी हैड एन आइसक्रीम। देखो ये डेजर्ट, इस डेजर्ट का अर्थ होता है स्वीट, स्वीट डाइस, जो मीठा भोजन होता है उसको बोलते हैं डेजर्ट, उसमें डबल लेस होगा। और ये डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे रेत वगैरह होता है। ओके, तो सहारा एक ऐसा स्थान है जो कि बहुत बड़ा, लार्जेस्ट क्या है, डेजर्ट है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डेजर्ट। और जो दूसरा है फॉर डेजर्ट, यानी मीठे भोजन के लिए, वी हैड एन आइसक्रीम, हमारे पास क्या था, एक आइसक्रीम था। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 5, द ओपोजिशन डैश विद द प्रपोजल, इट वॉज अ डैश शर्ट। देखो डिसेंट, क्या डिसेंट, पहला आपके सामने है डिसेंट। इस डिसेंट का अर्थ होता है क्या, मना करना, अमंजूरी देना। और इस डिसेंट का अर्थ होता है उचित, आदरणीय। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि लिखा गया है द ओपोजिशन, क्या किया, जो विरोधी दल था उसने डिसेंट कर दिया, क्या कर दिया, मना कर दिया, विद द प्रपोजल, प्रपोजल के साथ। लेकिन ये डिसेंट का अर्थ होता है उचित, आदरणीय। इट वॉज अ डिसेंट, डिसेंट शर्ट, यह एक उचित शर्ट था। सो आई होप कि आप दोनों वर्ड्स को समझ पाए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, ही टच्ड माई डैश वाइल लिविंग। ओके, द एक्रोबेट परफॉर्म्ड वंडरफुल डैश। देखो एक वर्ड, एक है फीट और दूसरा है फीट। ओके, इस फीट का अर्थ होता है पाँव को बोलते हैं, पैर को बोलते हैं। और इस फीट का अर्थ होता है कुछ कर्तव्य दिखाना। ओके, तो ही टच्ड माई, क्या, उसने मेरे पैर को छुआ, वाइल लिविंग, जब हम कहीं जाते हैं घर से तो हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या यूज़ करना होता है, फीट, वो नाउन है। और ये फीट मतलब जब हम, जो एक्रोबैट था, जो हवा में परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति, वो क्या किया, फीट दिखाया, कुछ कला दिखाया। तो सेकंड में पहला वाला आएगा और फर्स्ट में दूसरा वाला आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ईजी वर्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सफ़र, वी सफर्ड बिकॉज ऑफ द डैश कंट्रोल इन द गवर्नमेंट। और सेकेंड है दे फाउट अ डैश टू डिसाइड द मैटर। ओके, वी सफर्ड बिकॉज ऑफ द डुअल, पहले में क्या आएगा, डुअल, डुअल। और इस डेल का अर्थ क्या होता है, प्रतिद्वंदी, डेल। दे फाउट, दे फाउट अ डेल, वे लोग एक प्रतिद्वंदी से लड़े, टू डिसाइड द मैटर, मैटर को डिसाइड करने के लिए। इसका अर्थ होता है प्रतिद्वंदी, क्या, प्रतिद्वंदी, हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु को बोलते हैं डेल, DUEL, डेल। और इस डुअल का अर्थ होता है क्या, डुअल मतलब दो। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। 8,
ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द डैश वेन वी शॉ हिम। और सेकेंड है ही हैज़ गन टू अ डैश मिल। देखो दो वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं ना, FLOUR फ्लोर, और दूसरा क्या है FLOOR फ्लोर। इस फ्लोर का अर्थ होता है आटा, जो हम जिससे हमारा रोटी पकती है। और ये दूसरा है, फर्स्ट है फ्लोर और ये दूसरा है, दूसरा को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहला FLOOR फ्लोर। फ्लोर ये फर्श को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फ्लोर, फर्श को। जहाँ पे छत होता है, जिस जमीन के नीचे छत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर। एक वर्ड आता है ग्राउंड। ग्राउंड, ये ग्राउंड वर्ड का यूज़ तब करते हैं जहाँ पे ऊपर छत ना हो। ओके, और ये फ्लोर को हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे छत हो। तो वो बात कर रहा है किसकी? कि वह फ्लोर पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? फ्लोर पर खड़ा था। ओके, तो फर्स्ट में जाएगा ये फ्लोर। ओके, और ही हैज़ गन टू अ फ्लोर मिल, वह आटा चक्की में गया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये बहुत अच्छे से। 9, they had developed an dash relationship. Second है we tried hard to dash some information from her. Okay, ये देखो, ये पहला वर्ड है हमारे सामने इलिशिट, और दूसरा है इलिशिट। पहले का स्टार्ट हो रहा है आई से और दूसरे का ई से। ये एक वर्ब है और ये एक नाउन, ये एक एडजेक्टिव है। इलिशिट का अर्थ होता है अवैध। ये सोसाइटी के द्वारा जब कोई भी चीज़ें अगर मना हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? इलिशिट, अवैध। यानी कि उसने एक अवैध रिलेशनशिप को बनाया है। और दूसरे स्टेटमेंट में है कि दे ट्राई टू इलिशिट सम इन्फॉर्मेशन, वो कुछ इन्फॉर्मेशन, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्या किए? स्पष्ट करने के लिए कोशिश किए। तो सेकेंड में क्या जाएगा? इलिशिट जाएगा, और फर्स्ट वाले में ये वाला इलिशिट जाएगा यहाँ पर। ओके, दे हैड डेवलप्ड एन इलिशिट रिलेशनशिप बट वी ट्राई टू हार्ड सम इलिशिट टू इलिशिट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर। आई होप कि दोनों वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आप हमारे सामने है नंबर 10। मेनी पर्सन्स डैश इन द मिसहैप्स। मिसहैप्स मतलब होता है मिस हैपनिंग, जो हम ना चाहें और वो ऐसा चीज़ हो जाए। सेकेंड है ऑल द टर्बन्स वर डैश ग्रीन। ग्रीन, ओके। देखो, ये पहले वाला जो डाई है ना, DIE, डाई, इसका अर्थ होता है मरना। इसका अर्थ होता है क्या? मरना, मर जाना, यानी कि पेरिश होना। ओके, और ये DYE, डाई, डाई का अर्थ होता है किसी चीज़ को क्या करना? कलर करना। तो ये बता रहा है कि मेनी पर्सन्स डाइड, कई लोग मर गए। क्या हुआ? कई लोग मर गए। इन द मिसहैप्स में ऑल द टर्बन्स, जितनी भी पगड़ियाँ थी उनको डाई किया गया था। क्या किया गया था? डाई किया गया था। कैसे? ग्रीन कलर से। ओके, तो आई होप कि आपको सारी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दो चार वर्ड सीख लेते हैं। फोनोग्राफ। क्या फोनो? फोनो का अर्थ होता है साउंड और ग्राफ मतलब राइटिंग, यानी इट प्रोड्यूस साउंड्स, यह ध्वनि पैदा करता है। क्या ये ध्वनि पैदा करता है? रेडियो मीटर, रेडियो का अर्थ होता है वेव्स, और मीटर जो वेव्स को मापने के लिए यंत्र का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रेडियो मीटर। रेडियो का अर्थ होता है क्या? इमिशंस, रेडिएंट मतलब क्या? तरंग को, वेव्स को, और मीटर मतलब जो उनको मापे, यानी कि इट मेजर्स द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ओके, सालिनो, सालिनो, सालिनेशन, सालिनेशन आपने सुना होगा अगर आपने साइंस पढ़ा है तो। सालिनेशन का अर्थ होता है ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जब हम पानी से नमक को अलग कर देते हैं और उस पानी को पीने योग्य बनाते हैं, पोर्टेबल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? सालिनोमीटर। सालिनो का अर्थ होता है लवण से रिलेटेड, और मीटर मतलब होता है मापक। इट डिटर्मिन्स सैलिनिटी ऑफ सोल्यूशन, यह घोल का खरापन निर्धारित करता है। ओके, यही है इसका पिक्चर। फोनोग्राफ है और ये रेडियोमीटर है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम इस पर्टिकुलर यंत्र का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है
स्टेथोस्कोप का अर्थ होता है इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू हियर एंड एनालिसिस हार्ट एंड लंग्स साउंड। जो हमारे हृदय का और लंग्स का जो ध्वनि होती है उसको सुनने के लिए, उसको विश्लेषण करने के लिए हम इस यंत्र का यूज़ करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेथोस्कोप। ऑडोमीटर का यूज़ तब करते हैं जैसे कि डिस्टेंस वगैरह को मापने के लिए, किसी भी व्हीकल है उसका डिस्टेंस वगैरह को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये व्हीकल्स में आमतौर पे 2 व्हील्स हो, 4 व्हील्स हो, 3 व्हील्स हो, सारे ही व्हीकल्स में इसका यूज़ किया जाता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, ये जितने भी वर्ड्स हमारे सामने दिख रहे हैं ना, ये सारे ही वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और एक्सप्लेन किया गया है इस सेंटेंसेस में। ओके, जैसे कि ये सारे वर्ड्स हैं। ओके, अगर हम बात करें एक्साइट का अर्थ होता है भड़काना। क्या करना? भड़काना। द लीडर ट्राई टू एक्साइट द एम्प्लॉयज़। दूसरा है एग्जीक्यूट का अर्थ होता है फांसी देना। क्या करना? फांसी, सॉरी एग्जीक्यूट लिखा है, ये इस एग्जीक्यूट का दो अर्थ होता है। पहला चीज़ की कार्यविनित करना, योजना अनुसार काम करना, लेकिन दूसरा अर्थ इसका क्या होता है? फांसी देना, फांसी आदि से मौत देना। जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा क्या? एग्जीक्यूशनर। ये वर्ड का यूज़ जलाद के लिए करते हैं। एक्सक्यूशनर जो जलाद होता है, जो फांसी देता है, उसके लिए वर्ड आता है। एग्जेम्प्ट का अर्थ होता है दोषमुक्त करना। क्या? दोषमुक्त करना, छूट दे देना। इसका नाउन फॉर्म होता है एग्जेम्पशन। क्या होगा? एग्जेम्पशन, एक्सोनरेशन, एक्यूट, पार्डन, इमेंसिपेशन, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके सिनोनिमस। एग्जॉर्ट का अर्थ होता है प्रेरित करना किसी को। क्या करना? प्रेरित करना। एग्जॉर्ट का अर्थ होता है यहाँ पे आग्रह करना दिया है, प्रेरित करना भी इसका अर्थ होगा। ओके, एक्सपेल मतलब बाहर निकाल देना किसी को काम से। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। एक्सप्लोड का अर्थ होता है विस्फोट होना। अब ये बम का हो सकता है, सिलेंडर का हो सकता है, या किसी भी चीज़ का हो सकता है। जब विस्फोट होता है, चीज़ें उसके इर्द गिर्द में आने वाली, इर्द गिर्द में सारी चीज़ें सैटर्ड हो जाती हैं इनटू पीसेस, यानी कि चित्रों में उड़ जाती हैं, उनको बोलते हैं एक्सप्लोड। नेक्स्ट है एक्सपोज का अर्थ होता है किसी चीज़ को खोलना या दिखाना। ओके, सो आज के ये सारे वर्ड्स थे, इधर मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो इस न्यूज़पेपर को पढ़ने का मेन पर्पस यही होना चाहिए उनके लिए कि इंग्लिश पढ़ के और उन सारे ही वर्ड्स की हिंदी को जान ले। और इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में जो ब्रिल्स एक्सप्रेस है स्पेशली डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए, और ये बिगिनर्स के लिए ही लिखा जाता है क्योंकि एक एक वर्ड का, एक एक डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग दे रखा है ब्रोडेंड तरीके से, और एक एक सेंटेंसेस को बता रखा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा। सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें तो क्लियर कर रखी है ना। तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इस न्यूज़पेपर को फॉलो करता है 30 डेज ओनली, तो ही विल गेट टू नो दैट कि उसकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो गया होगा, मच बेटर देन अर्लियर। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं इस न्यूज़पेपर को रोज़ एनालिसिस करूं इसी चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।